हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में जो है क्या उपयोग है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साधारण नाम विरंजक चूर्ण, और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, कई तरह के जो है प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे आपने सुना होगा ओलिविया गोल्ड। ओलिविया गोल्ड ये भी ब्लीचिंग पाउडर का ही एक रूप है। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका उपयोग सौंदर्य के अंदर यानी खूबसूरती के अंदर किया जाता है। आदमी अच्छा दिखने के लिए या साफ सफाई के अंदर इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ये बनता कैसे है कि शुष्क बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर जैसे ही आपने क्लोरीन गैस प्रोवाइड की तो आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। इसीलिए इसको जो है ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के अंदर, पानी के अंदर जो है कीटाणुओं के मारने में, यानी स्विमिंग पूल के अंदर भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और आदि कई जगह जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हम जो है इसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि उपयोग क्या होता है। जैसे ही शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग के अंदर विरंजक चूर्ण के उपयोग, इसका उपयोग साफ सफाई में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन यानी खूबसूरती के अंदर। इसका उपयोग उद्योगों में अपचायक के रूप में। इसके गुण क्या है वो याद रखना है, और एक नंबर का क्वेश्चन वहीं से जो है पुटअप होता है। जैसे इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो ये है, जैसे वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। दूसरा जो इसका गुणधर्म है वो है यह तीव्र गंध वाला पदार्थ है। तो दोस्तों, विरंजक चूर्ण के बारे में हम जो है काफी सारी चीजें जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरीके से स्विमिंग पूल के अंदर हम नहाने जाते हैं तो वहां पर जो है पानी बिल्कुल साफ होता है। तो आखिर क्या वजह है इसके अंदर पानी साफ होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो है डाला जाता है। इसी तरीके से जैसे शादियों के अंदर या अदर फंक्शन के अंदर जो है खूबसूरत बनने या दिखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में।
जैसे कि एक प्रोडक्ट है ओलिविया गोल्ड ब्लीच, आपने नाम सुना होगा, वो भी जो है इसी का जो है एग्जाम्पल है। यानी इस तरीके से जो इसको किया जाता है। इसका उपयोग उद्योगों के अंदर भी किया जाता है, यानी साफ सफाई के अंदर। इस तरीके से जो है इसके अंदर ये बात याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसे वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस देता है। और यही क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं के अंदर आया हुआ है कि विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? तो वो देता है क्लोरीन गैस। तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है दावन सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट। दावन सोडा, इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है, यानी जिसे हम कपड़े धोते हैं। और जो इसका रासायनिक नाम है वो आपको सामने दिख रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका, यानी 10 को डेका बोलते हैं, और हाइड्रेट, ये इसका जो है रासायनिक नाम है। और साधारण नाम है इसका दावन सोडा, यानी जिसका उपयोग धोने के अंदर जो है किया जाता है। दावन सोडा क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? कि जो सोडियम बाई कार्बोनेट है उसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, फिर उसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमें जो है दावन सोडा जो है प्राप्त होगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र है NaCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तथा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा दावन सोडा प्राप्त होता है। दावन सोडा का उपयोग जो है, इसका उपयोग भी साफ सफाई के अंदर, कपड़ों में, उद्योगों के अंदर, और जो है जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो बोरेक्स के उत्पादन के अंदर, तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, फिर उसका पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में जल के अणुओं का जुड़ना, यानी जल का जुड़ना, तो पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा दावन सोडा प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका अगर क्रिस्टलीकरण करेंगे, यानी इसके अंदर जल के 10 अणुओं को जोड़ेंगे, तो हमें जो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी दावन सोडा जो है प्राप्त होगा। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसके उपयोग क्या क्या है, वो हमें याद रखने हैं। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। फिर इसका उपयोग साफ सफाई में किया जाता है और बोरेक्स उत्पादन में।
आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों के ऊपर मेल वगैरह लग जाता है, उसे साफ करने के लिए जो है दावन सोडा यानी धोने के सोडा का जो है उपयोग करते हैं। और वो करता क्या है कि जो हमारे कपड़े के ऊपर जितना भी मेल लगा हुआ होता है उन सब कचरे को वो क्या कर देता है, साफ कर देता है। तो इसका उपयोग साफ सफाई के अंदर, जल की कठोरता को दूर करने में और बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। और सवाल यहाँ पर यही आता है कि दावन सोडा का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, तो आपको याद रखना है बोरेक्स उत्पादन के अंदर जो है दावन सोडा का उपयोग जो है किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारे सामने वो है, अब हम जो है वो पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा जो है किसे कहते हैं और इसका जो है क्या उपयोग है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जो है इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। आपने देखा होगा हम डेली लाइफ के अंदर जो है इसका यूज करते हैं, जैसे खाने के अंदर खस्ता पकौड़ी जो है बनाते हैं उसके अंदर जो है, या हम जो है तंदूर की रोटी वगैरह या बाटी वगैरह, जो कि राजस्थान का फेमस खाना है दाल बाटी, उस बाटी के अंदर भी जो है हम इसका उपयोग करते हैं बेकिंग सोडे का। क्यों? क्योंकि उस खाने को क्या करता है, स्वादिष्ट बना देता है। तो हमें याद रखना है कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। नमक के जलीय विलयन में अमोनिया व CO2 गैस प्रोवाइड करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। जैसे नमक है, नमक का प्रतीक क्या होता है, NaCl, और इसका जो जलीय विलयन है मतलब इसके अंदर जल होगा, में अमोनिया व CO2 गैस यानी NH3 प्लस CO2 गैस जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो हमें जो बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, और अमोनियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस NH4Cl ये जो है प्राप्त होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि नमक के जलीय विलयन में अमोनिया व CO2 गैस प्रोवाइड करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग क्या क्या है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग प्रोडक्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि पकौड़ी वगैरह बनाने में, ब्रेड, इसी तरीके से जो है बाटी वगैरह, या जो है रोटी तंदूर की, या और भी कई जो है चीजें जैसे पेस्ट्री पैटीज, इन सब चीजों के अंदर जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और हमारे पेट के अंदर जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उस वक्त भी जो है पेट की अम्लता को दूर करने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग जो आजकल हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उस सोडा पेय पदार्थों के अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहीं से जो है क्वेश्चन पुटअप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस साल का जो लवण हम कह सकते हैं वो बेकिंग सोडा है, और इसके बारे में जो है पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, और इसके जो है क्या क्या उपयोग है। तो हम जो है इसके उपयोग जानने की कोशिश करेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। बेकिंग सोडा के उपयोग, पहला उपयोग इसका बेकिंग उत्पाद जैसे पकौड़ी, केक, ब्रेड, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाटी आदि बनाने में किया जाता है।
इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें जो है डकारें आती है, उस वक्त के अंदर जो है पेट की अम्लता को दूर करने में। तीसरा इसका उपयोग है अग्नि शामक यंत्रों में, यानी आग को बुझाने वाले जितने भी यंत्र हैं उन सब के अंदर जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो है सोडा पेय पदार्थों के अंदर, यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर जो है इसका उपयोग जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब बेकिंग सोडा को किसी भी चीज के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो उससे जो है गैस निकलेगी, CO2 गैस, जिसके कारण ही जो है वे चीजें क्या लगती है, स्वादिष्ट लगती है, यानी अच्छी लगती है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बेकिंग सोडा को मिलाकर गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, जिसके कारण उत्पाद यानी जो भी पदार्थ है स्वादिष्ट लगते हैं, यानी खाने के अंदर जो है उनको जो है मजा आता है, उनका जो है अच्छे लगते हैं वो पदार्थ जिनके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है और उसको बड़े जो है चाव के साथ करने जो है इसको खाया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो है जैसे ही आप नमक के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और CO2 प्रवाहित करेंगे तो बेकिंग सोडा प्राप्त होगा और उसके यही गुण आपको जो है याद रखना है। जैसे बेकिंग प्रोडक्ट बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशामक यानी आग को बुझाने के अंदर, और सोडा पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इसका उपयोग किस रूप में जो है किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो वह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनाता है। यानी जिप्सम है हमारे पास में, और यदि इसको हम 373 केल्विन ताप के ऊपर गर्म करेंगे तो एक कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट जो है बनाता है। तो जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल के अणु त्यागेगा और कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, अर्ध मतलब आधा, या हेमीहाइड्रेट जो है बनाता है और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पीओपी। और पीओपी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, आपने देखा होगा दीवारों पर सफेदी करने के लिए आजकल हमारे घरों में जो है पीओपी का उपयोग किया जाता है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछता है कि आपको जिप्सम का सूत्र कौन सा है, तो जिप्सम का सूत्र याद होना चाहिए आपको, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 जल के अणु। इसी तरीके से आपसे पूछेगा पीओपी का सूत्र बताइए, तो पीओपी का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, इसे जो है हम पीओपी कहते हैं। अब पीओपी का उपयोग क्या है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो पीओपी का उपयोग है इसका उपयोग घरों के अंदर जो है सफेदी करने में किया जाता है। इसी तरीके से मूर्तियां बनाने में, डॉक्टर जो है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब जो है देखने के अंदर, और खिलौने के निर्माण में जो है पीओपी का उपयोग किया जाता है। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और ये क्या होता है, जैसे इसको वायु में खुला रखेंगे तो जल्दी ही जो है वायु से क्रिया करके वो ठोस हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है जो पीओपी होता है उसके क्या क्या उपयोग है, किस तरीके से जो है इसका उपयोग किया जाता है, वो ध्यान रखें। पीओपी के उपयोग, खिलौने व मूर्तियां बनाने में, दीवारों पर सफेदी करने में, और इसी तरीके से डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में जो है इसका उपयोग करता है। और ये सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि दीवारों पर सफेदी करने में और दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो पीओपी का उपयोग किया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, व्याख्या करें। अब दोस्तों पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाएगा, क्योंकि जो पीओपी आर्द्र का मतलब जो नमी, नमी, और रोधी का मतलब जो विरोध करता है, यानी नमी का विरोध करता है, ऐसे बर्तन के अंदर रखना है। क्योंकि यदि इसे अपन नमी वाले बर्तन में रखेंगे तो ये नमी से क्रिया करेगा आर्द्रता से, और क्रिया करने के बाद के अंदर जो है ठोस बन जाएगा। तो इसलिए जो है इसे वायु में खुला नहीं रखा जाता, आर्द्ररोधी बर्तन के अंदर रखा जाता है। पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि वायु में खुला रखने पर यह नमी से क्रिया करके ठोस पदार्थ जो बना लेता है। यानी आर्द्ररोधी, आर्द्र का विरोध करने वाला, नमी का विरोध करने वाला ऐसे बर्तन में रखा जाना चाहिए। अगर इसको ऐसे बर्तन में नहीं रखेंगे और इसे खुला छोड़ देंगे तो फिर ये क्या करेगा, ठोस पदार्थ बना लेगा। आपने घरों में देखा होगा जब पीओपी कराई जाती है तो उस वक्त में होता क्या है, जैसे ही इसको मैकेनिक जो है दीवारों के ऊपर लगाता है तो लगाने के पश्चात वो क्या हो जाता है, 1 या 2 घंटे के अंदर सूख जाता है और वो बिल्कुल ठोस हो जाता है। इसीलिए उसको इससे बचाने के लिए जो है आर्द्ररोधी बर्तन में जो है रखा जाना चाहिए। तो इसे बोलते हैं पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमें 2 पॉइंट ऊपर ध्यान रखने हैं। एक है क्रिस्टलन, क्रिस्टलन किसे कहते हैं, और एक है तनुकरण। क्रिस्टलन और तनुकरण। क्रिस्टलन का मतलब होता है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे CuSO4.5H2। अब यहां पर जो आपको 5 जल के अणु दिख रहे हैं ये जो है क्रिस्टलन है। इसी तरीके से Na2CO3.10H2, यानी आपको जो 10 दिखाई दे रहे हैं, 10 जल के अणु, ये क्रिस्टलन है। क्रिस्टलन का मतलब होता है जल के अणु की निश्चित संख्या। इसी तरीके से तनुकरण जो है किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर वो है जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में
कमी आ जाती है जिसे तनुकरण कहते हैं। यानी जैसे कोई यदि कोई मिट्टी है, यदि वो अम्लीय है तो उसके अंदर क्षार मिलाना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि कोई से भी जल है उसके अंदर यदि क्षार मिला दें, पहले से ही क्षार है और फिर क्षार मिलाएंगे तो क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि पहले से क्षार है और फिर अम्ल मिलाएंगे तो क्षार की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी विलेन के अंदर जो है पहले से ही जो है क्षार है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें अधिक क्षार मिलाने पे क्या होगा, तो जैसे ही ऑलरेडी क्षार है फिर क्षार मिलाएंगे तो प्रतिक्रिया आयतन में वृद्धि होगी। लेकिन जैसे यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि कोई सा विलेन है और उसके अंदर अम्ल है और यदि उसमें क्षार मिला रहे हैं या कोई दूसरा पदार्थ मिला रहे हैं जो अम्लीय नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो उसकी जो अम्लता है उसमें प्रतिक्रिया जो सांद्रता है उसमें कमी आएगी। ये बात हमें ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा, इसका जो है आसान एग्जाम्पल समझे आप, दूध है और दूध के अंदर 5 किलो दूध है और उसमें यदि 5 किलो ही पानी मिला दें तो बताओ दूध की मात्रा कम होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिलावट हो गई, तो इसे ही तनुकरण कहते हैं। और यदि दूध है और दूध के अंदर फिर दूध डाल दें तो बताओ उसकी मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसी तरीके से जो है अम्ल और क्षार के अंदर होता है, उसे तनुकरण यानी मिलावट जो है कहा जाता है। अब हमें ये समझना है कि इसके अंदर जो है कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर क्या है, सबका आंसर एक ही है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों? अल्कोहल ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों? विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों? इस तरीके के कई सारे सवाल आएंगे। जैसे इसके अंदर एक सवाल ये भी आ सकता है कि जो है किसी भी जल के अंदर जो है अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्यों? इसी तरीके से आप कह सकता है कि ये चीज जो है विद्युत का चालन कर रही है और ये नहीं कर रही, क्यों? शुष्क लिटमस पत्र के रंग के क्यों नहीं बदलती, कोई से भी जो पदार्थ होता है। तो इन सब चीजों का आंसर आपको केवल एक लाइन लिखना है। जैसे कहे भाई ये चीज विद्युत का चालन करती है और ये चीज विद्युत का चालन नहीं करती, तो आंसर बताओ क्या होगा? तो आपको बताना है जो भी चीज विद्युत का चालन कर रही है इसका मतलब है वो आपको जो है H+ आयन दे रही है यानी अम्लीय है, और जो विद्युत का चालन नहीं करती यानी वो H+ आयन नहीं दे रही यानी वो OH- आयन देगी। तो आप जैसे मान लो कोई सा भी पदार्थ है, पदार्थ का नाम लिख दो आप X मतलब पदार्थ का नाम कोई सा भी, और फिर लिख दो आप ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि यह जल में H+ आयन देते हैं। अब जो सेकंड पदार्थ है जो विद्युत का चालन नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी आ जाओ, आप उसका यहाँ पे नाम लिखो वाई, मतलब वाई तो मैं लिख रहा हूं, आपको उसका नाम लिखना है और लिख देना है, यानी दूसरा पदार्थ जो भी आपके पास हो विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि यह जल में H+ आयन नहीं देता है। यानी अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कि शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है लेकिन जो है अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, या शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उन सबका आंसर एक ही देना है आपको कि जो भी चालन करता है इसका मतलब है वो H+ आयन दे रहा है, और जो चालन नहीं करता इसका मतलब है वो H+ आयन नहीं दे रहा। इसी तरीके से जो एक क्वेश्चन आता है कि दूध को अंदर बेकिंग सोडा मिलाते हैं
तो क्या होता है, जब दूध चूंकि हल्का क्षारीय होता है और जैसे ही उसके अंदर दूध का पीएच मान होता है 6 और उसके अंदर जैसे अपन क्षार मिलाएंगे तो एक और क्षारीय हो जाएगा, तो दूध से दही बनने में जो है टाइम लगेगा। इसी तरीके से अपन बात करें, जो अगर दूध से जो दही बनता है, दही से दूध, उसको बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि जो दूध है जिसके अंदर बेकिंग सोडा मिला हुआ है और उसको दही बनने में अधिक समय इसलिए लगेगा क्योंकि वो किण्वन प्रक्रिया है और उसके अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसीलिए जो दूध को दही बनने में अधिक समय लगेगा। इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन है जो हमें इसके अंदर देखने हैं और ये समझना है कि कौन विद्युत का चालन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है अल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों? जबकि इसमें H+ आयन होते हैं, एक H+ आयन होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, ज्यादा में नहीं होते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते। यदि इनके पास H+ आयन होते हैं ज्यादा मात्रा में तो ये विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन नहीं होते, इनके पास होते हैं वो H- आयन। तो ये अगर आपको जो है ये वीडियो समझ में आई हो तो आप जो है चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी आपके पास आएगा, आप जो है उसको आसानी से देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।